हम्माद 4 बहन भाइयों में सबसे छोटा और सबका लाडला था। वो एक खुशहाल घराने से ताल्लुक रखता था। वालदैन और बहन भाई उस पर जान छिड़कते। पिछले महीने घर वालों ने उसकी 22वीं सालगिरह मनाई थी। अब वो माशाल्लाह जवान हो चुका था, मगर घर वालों के सामने बच्चा बना रहता। उसकी 2 भाभियां भी थीं। वो अपने ससुराल में बहू नहीं, बल्कि बेटियां बनकर रहतीं। बहन अपने ससुराल में खुश रहती थी। गर्ज ये कि उस घर में मोहब्बत और खुशियों का राज था। सब एक दूसरे का एहतराम करते और मोहब्बत से पेश आते। हम्माद के वालिद अरशद साहब और उनकी अहलिया भी बहुत नेक और मिलनसार थीं। 4 साल पहले जब उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी की, तो लड़की वालों से जहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जिस बाप ने बेटी दे दी, उसने सब कुछ दे दिया। सामान का क्या है, वो तो चंद रोज में टूट फूट कर खत्म हो जाता है। बस हमारे घर ब्याह कर आने वाली बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहे। यही वजह थी कि हम्माद की दोनों भाभियां शौहर से ज्यादा अपने सास ससुर का हुक्म बजा लाती। वक्त हंसी खुशी गुजर रहा था। अब हम्माद के वालदैन उसके सर पर सहरा सजाना चाहते थे। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार हम्माद के सामने किया। वो अपने वालिद से शर्माता था, मगर अपनी माँ से कुछ नहीं छुपाता था। उसने अकेले में अपनी अम्मी को बताया कि वो अपने कॉलेज की एक लड़की से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है। वो भी मुझे पसंद करती है और आपसे मिलना चाहती है। राबिया बेगम ये सुनकर मुतमईन हो गईं कि उनके बेटे ने अपनी होने वाली बीवी मुंतखब कर ली है। अब बस उन्हें रिश्ता लेकर उनके घर जाना था। उन्होंने अपने शौहर, बेटों और बहुओं को भी बताया। कुछ दिन बाद वो सब बाकायदा रिश्ता लेकर मदीहा के घर पहुंच गए। वो अपने साथ मिठाई, फलों का टोकरा और मदीहा के लिए तहाइफ लाए थे। मदीहा के घर वाले बहुत ही निचली सोच के मालिक और लालची थे। इतना सारा सामान देखकर फौरन रिश्ते की हाँ कर दी। बस शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और मदीहा दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। हस्बे साबिक हम्माद के वालिदैन ने उनसे जहेज न लिया, बल्कि वलीमे के इस्तकबालिया पर उन्हें तहाइफ पेश किए। शादी की तकरीबात मुकम्मल हुईं और वो दोनों हनीमून पर रवाना हो गए। 10 दिन बाद वो घर लौटे। हम्माद की भाभियां और बहनें मदीहा के नाज उठा रही थीं। 2 महीने ऐसे ही गुजरे। फिर मदीहा ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। उसे छोटे बड़े का कोई अदब लिहाज न था। कामचोर इतनी कि किसी को एक गिलास पानी न पिलाती। मदीहा सबसे झगड़ती और किसी की इज्जत न करती। जब भी हम्माद ऑफिस से आता तो उसकी बीवी कभी उसकी माँ से बदतमीजी कर रही होती, तो कभी उसकी भाभियों से। हम्माद रोज रोज के शोर शराबे से तंग आ गया, तो उसने अलहदा रहने का फैसला किया। उसने अपने घर वालों से कहा कि वो किराए पर रहेगा, तो किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की क्योंकि सब मदीहा से तंग थे। वो जानबूझकर ऊंची आवाज में लड़ती ताकि मोहल्ले के घरों में आवाज पहुंचे। हम्माद के वालिद की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी, इसलिए उन्होंने गनीमत जाना कि वो दोनों अलग घर में रहें। अलबत्ता उन्होंने अपने बेटे से कह दिया था कि जिस सामान की ज़रूरत है वो ले जा सकता है। उसके वालिद और भाइयों ने एक मोटी रकम भी उसको दी ताकि मकान का एडवांस वगैरह अदा कर सके। हम्माद रोते हुए अपने प्यारों से रुखसत हुआ, मगर मदीहा को इस बात की कोई परवाह न थी कि उसके शौहर पर क्या गुजर रही है। हम्माद ने जो मकान लिया था वो उसके दफ्तर से नज़दीक था। ये मकान जिस खानदान की मिल्कियत था, वो लोग बैरूने मुल्क मुकीम थे और अरसाए दराज से अपने वतन नहीं लौटे थे। इस मकान की चाबियां एक प्रॉपर्टी एजेंट के पास थीं, जिससे हम्माद ने 1 साल का रिहायशी मुआहदा किया। ये एक छोटा सा बंगले नुमा घर था। पिछले हिस्से में एक छोटा सा बागीचा था, जो अब उजड़ चुका था। मकान का पिछला हिस्सा कई जगह से टूट चुका था। सिर्फ आगे का हिस्सा, जिसमें 2 बेडरूम, छोटा सा लाउंज और किचन मौजूद थे। बाथरूम कमरे से अटैच था। इसके अलावा घर के कोने में एक कमरा बंद था। प्रॉपर्टी एजेंट के मुताबिक उसमें मालिक मकान का कुछ सामान बंद था, लिहाजा उसे ना खुला जाए। उसकी कुंडी जंग आलूद थी। दोनों मियाँ बीवी की रिहाइश के लिए ये 2 कमरे भी बहुत थे। उन्हें भला इस कमरे को खोलने की क्या ज़रूरत थी। अब मदीहा को घर के तमाम काम खुद ही करने पड़ते। हम्माद भी उसे घर का आराम याद दिलाता कि कैसे वो ससुराल में आराम से रहती थी। इतना ही नहीं, हम्माद शाम में अक्सर अपने घर वालों से मिलने चला जाता। तब भी मदीहा को घर में तन्हा ही वक्त काटना पड़ता। वो चाहता था कि उसे हम्माद के घर वालों की कदर मालूम हो, मगर मदीहा बहुत ढीठ थी। उस पर कोई असर न होता। घर के काम तो मदीहा को बोझ लगते, अलबत्ता उसे बागबानी से लगाव था। शादी से पहले उसने अपने घर की क्यारी में धनिया, पुदीना और कई सब्जियां लगाई थीं। सूखी जमीन देखकर वो बहुत खुश हुई।
उसे अपना शौक पूरा करने के लिए काफी बड़ी जगह मिल गई थी। इससे उसकी बोरियत भी खत्म हो जाती और घर बैठे तफरीह भी। हम्माद वैसे भी दिन भर ऑफिस में होता, फिर आते ही चाय पीकर दोस्तों से मिलने या अपने घर चला जाता। मामूल के मुताबिक हम्माद ऑफिस में था। मदीहा ने दोपहर का खाना खाया और खरपी लेकर बागीचे में पहुंच गई, जहां जमीन का कुछ हिस्सा खोदकर नरम करना था ताकि उसमें कुछ पौधे लगा सके। कई साल से सूखी हुई जमीन को बहुत से पानी की जरूरत थी। उसने बाल्टी पानी जमीन पर उंडेल दिया ताकि वो तरोताजा हो जाए। उसकी चंद दिन की मेहनत ने जमीन को गोया नई जिंदगी दे दी। अभी फिलहाल उसने सिर्फ घर की जरूरत के मुताबिक कुछ सब्जियां लगाई थीं। रात का खाना खाकर वो दोनों सो गए। अचानक मदीहा की आंख खुल गई। लाउंज से कुछ आवाजें आ रही थीं। वो डर गई, कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। उसने हम्माद की तरफ देखा। वो तमाम दिन का थका हारा बेखबर सो रहा था। मदीहा ने अपने कमरे के की होल से लाउंज में देखने की कोशिश की। अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई ना दिया, मगर आवाजें अब उभर रही थीं, यूं जैसे चंद लोगों के दरमियान तल्ख कलामी हो रही हो। चंद लम्हों बाद खामोशी छा गई। मदीहा ने बहुत कान लगाए, मगर अब लाउंज में गहरी खामोशी थी। वो दोबारा अपने बिस्तर पर आ गई। सुबह उसे वो आवाजें याद थीं। उसने सोचा हो सकता है मेरा वहम हो। दोपहर का खाना खाकर वो अपनी पसंदीदा जगह यानी बागीचे में मौजूद थी और अब अपने मनपसंद फूलों को उगाने के लिए जमीन तैयार कर रही थी। काम करते वक्त का पता ही नहीं चल सका कि मगरिब की अजान हो गई। कुछ देर पहले उसका फोन बजा। उसकी बहन की कॉल थी। वैसे भी अब शाम हो चुकी थी। वो मोबाइल लेकर अंदर आ गई। उसके अंदर आते ही गीली जमीन पर कुछ निशान बनने लगे, किसी के कदमों के निशान, गोया कोई उस जमीन पर चहल कदमी कर रहा हो। मदीहा अगर ये मंजर देख लेती तो खौफ से मर जाती। बहरहाल दूसरे दिन किचन में काम करते हुए उसे उस बंद कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दीं, जैसे कुछ गिरा हो। वो समझी शायद खिड़की से बिल्ली अंदर दाखिल हो गई है जो उछल कूद कर रही है। उसने हैंड फ्री कानों में लगाए और गाने सुनते हुए अपने काम में मसरूफ हो गई। सर्दियां शुरू हो चुकी थीं। हम्माद अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। वो लाउंज में बैठकर कपड़े तय कर रही थी। उस कमरे से फिर कुछ आवाजें उभरीं। उसने आहिस्ता से कमरे की जंग आलूद कुंडी खोली। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। एक कोने में मसहरी बिछी थी। एक लड़की उस पर बैठी थी, गोया बीमार हो, और उसके इर्द गिर्द दो औरतें और दो मर्द खड़े थे और उससे तल्ख लहजे में कुछ कह रहे थे। धीमी धीमी आवाज उसके कानों में आ रही थी। मदीहा को अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो भागकर टॉर्च लेकर आई, मगर अब कोना खाली था। ये सब मेरा वहम था। कमरे में कुछ पुराना सामान था, कोने में मसहरी का सिर्फ ढांचा ही था। मदीहा चालाक और जहांदीदा किस्म की लड़की थी। उसने इन आवाजों को समातों का धोखा समझा और नजरअंदाज कर दिया। बागीचे में काम करते हुए एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और कान में कोई सरगोशी हुई। मैं यहां हूं। नहीं, ये तो धोखा नहीं था। वो घबराकर खड़ी हो गई, भागकर किचन में आई। उसका हलक खुश्क हो गया। 2 ग्लास पानी पिया और डर का एहसास खत्म करने के लिए म्यूजिक सुनने लगी। अगर हम्माद को यह सब बताती तो वो उसी को इल्जाम देता, क्योंकि उसी को शौक था अलग घर में रहने का। 2 दिन तक वो बागीचे के करीब भी नहीं गई। दोपहर के 12 बजे थे। वो लाउंज में ड्रामा देख रही थी। ड्रामे के सीन में शौहर बीवी की लड़ाई हो रही थी। शोर शराबे का मंजर था। अचानक उसे अपने पीछे बंद कमरे से वैसी ही शोर की आवाज आई। ये तो ड्रामे का शोर है, उसने खुद को समझाया। मगर एक तरफ कमरे से लड़ाई की आवाजें और दूसरी तरफ गीली जमीन पर एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी नजर आई। उसने मदीहा को देखकर जोर से आवाज दी, मुझे यहां से निकालो। मदीहा चीख मारकर बाहर की जानिब भागी। दोपहर के वक्त सबके दरवाजे बंद थे। नए मोहल्ले में किसी से वाकफियत ना थी। नंगे पैर गली के दरमियान खड़ी थी। अचानक उसने देखा कि तीसरे मकान की बालकनी में एक खातून खड़ी हैं। उन्होंने उसकी हालत देखकर फौरन घर से बाहर आकर उसे अंदर ले आईं और पानी पिलाया। मदीहा की हालत बेहतर हुई तो उसने सारी कहानी सुनाई। उनकी आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। चंद लम्हों बाद उन्होंने मदीहा को बताना शुरू किया। 7 साल कबल इस घर में एक खानदान आबाद हुआ। आयशा बेगम, उनके 2 बेटे और बहुनें।
ان کی چھوٹی بہو شازمہ بہت ہی خوبصورت، تعلیم یافتہ اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر عائشہ بیگم، ان کے دونوں بیٹے اور بڑی بہو بہت چالاک اور لالچی تھے۔ دراصل عائشہ بیگم کے چھوٹے بیٹے نے شازمہ کو محبت کے جال میں پھانس کر اس سے شادی کر لی، کیونکہ شازمہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد نے جہیز میں لاکھوں کے زیورات، قیمتی سامان اور یہ بنگلہ اپنی بیٹی کو گفٹ کیا، مگر بنگلے کے کاغذات شازمہ کے نام پر تھے۔ چند ماہ بعد شازمہ کے والد گزر گئے اور اس کے بھائی کاروبار کے سلسلے میں بیرون ملک چلے گئے۔ انہی دنوں وقاص یعنی شازمہ کے شوہر نے اس پر زور دیا کہ وہ مکان اس کے نام کر دے، مگر شازمہ ان لالچی لوگوں کو پہچان گئی تھی، اس نے انکار کر دیا۔ کچھ دن بعد دودھ والا دودھ دینے ان کے گھر آیا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر چلا گیا اور لاؤنج تک پہنچا تو اس نے دیکھا شازمہ مسہری پر بیماروں کی طرح لیٹی ہے اور اس کے ارد گرد سب کھڑے ہیں اور تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ عورت نے آگے بتایا، بس وہ آخری دن تھا جب شازمہ کو دیکھا گیا، پھر ان لوگوں نے مشہور کر دیا کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ کچھ ہفتوں بعد وہ سب راتوں رات یہ مکان خالی کر گئے۔ پھر انہوں نے محلے کے چند بڑوں کو بلا کر کھدائی کروائی۔ باغیچے کی زمین سے شازمہ کی ہڈیاں اور کپڑوں کے گلے سڑے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ عورتیں چیخیں مارنے لگیں، مردوں نے سب کو باہر بھیج دیا۔ مدیحہ نے تو گھر میں قدم ہی نہ رکھا، وہ تو اس مظلوم کو اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھ چکی تھی جب وہ ظالم سسرال والے اسے زد و کوب کرتے تھے۔ اس کا دل اس ظلم پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ کیس پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مدیحہ دکھ سے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے شازمہ کے قاتل پکڑے جائیں گے یا نہیں، اللہ کرے اسے انصاف مل جائے۔ مگر اس واقعے نے مدیحہ کو جھنجھوڑ دیا۔ ایک طرف ایسے ظالم لوگ جنہوں نے مکان کے لالچ میں اپنی بہو کی جان لے لی، اور ایک طرف حماد اور اس کے گھر والے جنہوں نے اسے پیار، عزت اور آسائشوں سے نوازا۔ مدیحہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ حماد اور اس کے گھر والوں سے معافی مانگے گی، محبت سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرے گی اور اس جنت جیسے گھر کی قدر کرے گی۔